स्टॉक मार्केट में आप पैसे लगाते हैं? यार लगाता था, लेकिन इतना लॉस उठाया कि सब बंद कर दिया। गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो? हाँ, मेरे पास 4 गोल्ड ETF है। 4 गोल्ड ETF, दोस्तों की सलाह पर ट्रेडिंग में नुकसान। अरे बाप रे, कभी किसी की टिप पर खरीद लिया, कभी फोमो में एंट्री ले ली और फिर लॉस ही लॉस। बार बार नुकसान कॉन्फिडेंस को डाउन करता है और हर ट्रेड के साथ मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ता है। लेकिन सवाल ये है, क्या दिक्कत मार्केट में है या आपकी स्ट्रैटेजी में? अगर आपको भी समझ नहीं आता कब खरीदे, कब बेचें और रिस्क को कैसे मैनेज करें, तो ये अमर उजाला द बोनस और कमोडिटी समाचार का फ्री वेबिनार सिर्फ आपके लिए है। आपको गाइड करेंगे सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट अंकित कपूर, जो बताएंगे गलतियां कैसे रोकें, सही डिसीजन कैसे लें, ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे मजबूत करें और मार्केट को समझने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है। तो मार्केट से डरना बंद और सीख कर आगे बढ़ना शुरू। तो 4 जुलाई से हमारे इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए 8006007616 नंबर पर रजिस्ट्रेशन कराएं। Investments in securities and commodities markets are subject to market risks. Read all relevant documents carefully before investing. नमस्कार, अमर उजाला बोनस में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंकधर और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट। तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले देखिए ये ऑन द शो। शुरुआत आज मॉनसून की खबर के साथ। कमजोर मॉनसून पर तैयारी तेज, सरकार ने ज्यादा मार वाले जिलों के लिए बनाया प्लान। बरसात की कमी 42% बरकरार। बैंक बचत में घटा रहे परिवार, बैंकों में बचत घटा रहे परिवार। बैंकों के कुल डिपॉजिट में परिवारों की बचत की हिस्सेदारी घटकर 59.3% पर आई। एयर इंडिया को देखेंगे चंद्रशेखरन, एयरलाइंस के कामकाज का करेंगे साप्ताहिक रिव्यू। सभी प्रमुख विभागों को दिया निर्देश। नए सीईओ के आने तक कमान अपने हाथ में ले ली है, पायलट सीट पर खुद बैठ गए हैं। राजेश, एक्सपोर्ट की मुश्किलें, ईडी की रडार पर कंपनी। मंगलवार को 6 जगहों पर छापेमारी हुई। फेमा के उल्लंघन की आशंका जताई जा रही है। क्या कुछ पूरा मामला है, इसको जानेंगे समझेंगे। यूएस ने कहा भारत से डील फाइनल होने के करीब, बातचीत के लिए अमेरिका में है अमेरिकी दल। क्या कुछ अपडेट है डील पर, इस पर चर्चा करेंगे। और यूएस ईरान शांति समझौते की बातचीत पर दोनों पक्षों के अलग अलग बयान। ईरान ने यूएस के दावे को नकारा। यहां एक से बयान बहुत कम आते ही हैं। क्या कुछ अपडेट है इस बातचीत का भी, इसको समझेंगे। मॉनसून की बरसात में भारी गिरावट को देखते हुए सरकार ने सूखे की स्थिति से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। कमजोर बरसात की सबसे ज्यादा मार झेलने वाले 111 जिलों को चिन्हित किया गया है और उन जिलों में उठाए जाने वाले जरूरी कदमों पर काम शुरू हो गया है। ये वे जिले हैं जहां खेती की सिर्फ 25% जमीन के लिए ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। इस बीच करीब 2 हफ्ते दक्षिण महाराष्ट्र में रुकने के बाद मॉनसून आगे बढ़ चला है। सर, सवाल यह है कि सूखे का असर कितना खतरनाक हो सकता है? सरकार बस खुलकर ये नहीं कह रही है कि सूखा है, नहीं तो 111 जिले तो आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। भारत के नक्शे को देखें, कृषि के नक्शे को, और उसका मानसून से, रेनफॉल से रिश्ता देखें तो 315 जिले हैं भारत में कुल ऐसे, जहां पर सिंचाई की सुविधाएं पर्याप्त नहीं है। और अगर मानसून कमजोर होता है, रेनफॉल कमजोर होता है, बारिश नहीं होती, तो यहाँ आंशिक सूखे की स्थिति बनती है। उसमें से 111 जिले ऐसे हैं जिनमें अब जो संकेत मिले हैं सरकार से और आईसीआर से, कृषि मंत्रालय से, यहाँ लगभग सूखे जैसी स्थिति दिख रही है। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत का आंशिक रूप से और कुछ हिस्सा मुख्य रूप से सूखे की चपेट में दिखाई दे रहा है। लंबे ड्राई स्पेल्स हैं, यहाँ पर बुवाई पिछड़ चुकी है और अब कोशिश ये शुरू हो रही है कि बुवाई को तो रिकवर नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में जो पानी की आपूर्ति, चारे की आपूर्ति और बाकी कंटिजेंसी या आकस्मिक व्यवस्थाएं होती हैं जिनको करने की जरूरत पड़ती है, उसकी कोशिश में सरकार लग गई है। और इसलिए कल से ये पूरा प्लान जो घोषित किया गया 111 जिलों में, वो इस दिशा में बनता दिख रहा था। सबसे बड़ी जरूरत और सबसे बड़ी चुनौती होती है वाटर मैनेजमेंट की, पानी की, क्योंकि भारत का अधिकांश हिस्सा पानी की कमी से वैसे भी जूझता है। तो अब स्थिति
मानसून का चेहरा देखने के बजाय उसकी रिकवरी की उम्मीदें छोड़ देने जैसी हैं। अब सरकार ने भी मान लिया है कि ये साल खेती के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है, तो वो जो कंटिजेंसी इमरजेंसी मेजर्स हैं सूखे वाले, वो शुरू हो गए। बैंकों के कुल डिपॉजिट में परिवारों की तरफ से किए जाने वाले डिपॉजिट की हिस्सेदारी कम होने लगी है। क्रिसिल इंटेलिजेंस के मुताबिक मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कुल बैंक डिपॉजिट में हाउस होल्ड डिपॉजिट की हिस्सेदारी घटकर 59.3% पर आ गई है, जो वित्त वर्ष 18-19 में 63.2% हुआ करती थी। हालांकि बैंक डिपॉजिट में परिवारों की हिस्सेदारी घटने के बाद भी कुल डिपॉजिट में सबसे ज्यादा योगदान परिवारों का ही है। सर, सवाल यह कि हाउस होल्ड डिपॉजिट को लेकर आंकड़े क्या बता रहे हैं और डिपॉजिट घटने का असर क्या होगा? आंकड़े दो महत्वपूर्ण चीजों की तरफ इशारा कर रहे हैं जो कृषि से आए हैं। एक तो भारत में वैसे भी डिपॉजिट गिरने घटने की रफ्तार लंबे समय से एक जैसी बनी हुई है, गिरावट दिख रही है, पर यहाँ अब इस वक्त जब बैंक अपनी डिपॉजिट की कमी से जूझ रहे हैं तो सबसे ज्यादा चुनौती दिखती है डिपॉजिट की कमी के तौर पर, और इसका असर हमें बैंकों की बैलेंस शीट पर भी दिख रहा है। अगर हम आंकड़ों को करीब से देखें जो क्रिसिल की रिपोर्ट में आए हैं, तो ये बता रहे हैं कि डिपॉजिट का तौर तरीका भी बदला है। यानी ज्यादातर जो डिपॉजिटर्स हैं उन्होंने भी अपने डिपॉजिट के तौर तरीके में बदलाव किया है। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स में पैसे ज्यादा जा रहे हैं, शॉर्ट टर्म कासा में बड़ा दबाव और गिरावट दिखाई दे रही है। ज्यादातर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में जो टर्म डिपॉजिट का हिस्सा 61% पर पहुंच गया है। कासा का हिस्सा गिरकर 39% पर आ गया है। कासा का हिस्सा गिरने का मतलब है कि बैंकों के पास वो बचत नहीं आ रही जो बचत कम लागत की है और उसे वो कर्ज पर दे सकते हैं। कोशिश ये होती है डिपॉजिटर्स की कि वो टर्म डिपॉजिट में जाएं जहां उन्हें अच्छा बाजार में रेट मिल रहा है। दूसरा ये कि सेविंग्स में डिपॉजिट्स का शेयर भी गिर रहा है। अगर आप आरबीआई के नंबर्स के हिसाब से देखें तो ये मार्च 2026 में 28.7% आ गया था, जो मार्च 2022 में करीब 34% था। तो पूरी बैंकिंग सिस्टम की डिपॉजिट्स और सेविंग में भी बैंक डिपॉजिट के हिस्से में गिरावट दिख रही है। हालांकि अभी भी बैंकों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कासा बैलेंस बैंकों की जो कम लागत वाली फंडिंग है उसका सबसे बड़ा आधार बना हुआ है। सर, एक और सवाल ये कि बैंकों का क्रेडिट डिपॉजिट प्लान क्या बताता है? बैंकों का सीडी प्लान अब दिख रहा है कि बैंकों को करीब 1 ट्रिलियन रुपए के 1 लाख करोड़ रुपए के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी करने पड़ेंगे, क्योंकि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो लगातार दबाव में है। हम बचत की जो स्थिति है, डिपॉजिट्स की जो स्थिति है, वो इस रिपोर्ट से समझ में आ ही गई है और बैंक इस चुनौती को पिछले 2 साल से झेल रहे हैं। तो इस साल भी बैंकों की जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होंगी, जो बल्क डिपॉजिट्स के अगेंस्ट होंगी, क्योंकि बल्क डिपॉजिट नहीं है और होलसेल तौर पर ये डिपॉजिट्स ही सबसे बड़ा आधार होते हैं, तो बैंक आने वाले दिनों में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को जारी करेंगे और पैसा जुटाने की कोशिश करेंगे। यानी जो आपकी म्यूचुअल फंड की बचत है, आप इसे इस तरह से समझें, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो एक हिस्सा अब बैंकों के इन सीडी को देंगे, जिससे कि ये मनी वापस बैंकों के पास जाएगी और फिर कर्ज बांटने में पहुंचाई जाएगी। ये एक किस्म की चुनौती बन गई है भारतीय बैंकिंग सिस्टम में और आरबीआई के पास इसका कोई समाधान नहीं है। देखिए, आरबीआई की सारी पॉलिसीज में इस दिशा में कोई जिक्र नहीं होता कि बैंकों के गिरते डिपॉजिट्स के लिए क्या किया जाए। बाकी सारी चीजें तो होती हैं और अब हम दूसरी दिशा में बढ़ रहे हैं, जहां महंगाई बढ़ रही है और ब्याज दरों में कमी तो रुक चुकी है, उसे बढ़ाने की नौबत भी आ गई है। ऐसी स्थिति में बैंकों के लिए डिपॉजिट्स की ग्रोथ को सस्टेन करना है, उसे बनाए रखना मुश्किल होता जाएगा। दुनिया भर में फार्मा उद्योग में भारत की पकड़ और मजबूत बनाने के लिए नीति आयोग ने भविष्य में होने वाले मुक्त व्यापार समझौतों में फार्मा को लेकर अलग से चैप्टर जोड़ने का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव का मकसद भारत को फार्मा उत्पादन में और मजबूत करने के साथ घरेलू स्तर पर रिसर्च और डेवलपमेंट का काम बढ़ाना है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में जेनरिक दवाओं के उत्पादन को लेकर तो भारतीय फार्मा उद्योग की पकड़ मजबूत है, लेकिन हाई वैल्यू दवाओं के सेगमेंट में पहुंच सीमित है। क्या सुझाव दिया है सर नीति आयोग ने और क्या योजना है? नीति आयोग के सुझाव को थोड़ा और गंभीरता से समझने की जरूरत है। अगर आप निवेशक हैं, पूरे 2-3 साल की चर्निंग के बाद भारत को एक ही क्षेत्र ऐसा दिख रहा है जहां उसके पास एक्सपोर्ट्स में थोड़ी बढ़त मौजूद है। हालांकि तमाम तरीके की चुनौतियां मौजूद हैं। कच्चे माल के लिए जो बल्क ड्रग्स हैं उनके लिए चीन पर बड़ी निर्भरता है, पर फिर भी भारत की जो फार्मेसी स्टोरी, जो फार्मा स्टोरी है, वो निर्यात के हिसाब से सबसे मजबूत दिखाई देती है, क्योंकि दुनिया के कुछ ही ऐसे देश हैं जिनके पास इतनी बड़ी फार्मा इंडस्ट्रीज मौजूद हैं।
तो नीति आयोग ने दो महत्वपूर्ण बातें कही है। नीति आयोग ने एक तो ये कहा है कि आगे जितने एफटीए किए जाएं उसमें फार्मा पर अलग से एक चैप्टर रखा जाए, एक हिस्सा डाला जाए। यानी भारत एक कोशिश करे कि जिन देशों के साथ वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है वहां भारत के फार्मा उद्योग के लिए, फार्मा कंपनियों के लिए जगह बनेगी। जगह क्यों नहीं बनती? क्योंकि दवाओं को लेकर दुनिया के तमाम देशों में टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, खासतौर पर नॉन टैरिफ बैरियर्स काफी ज्यादा हैं, और इसलिए आपको कभी भी एफटीए की चर्चाओं में फार्मा आता नहीं दिखता। बाकी सब चीजें आती हैं, एनर्जी आती है, मिनरल्स आते हैं, फार्मा नहीं आता है। नीति आयोग का कहना यह है कि भारतीय कंपनियों की और भारतीय दवाओं को उन देशों में इन बाधाओं से मुक्त कराने की व्यवस्था को एफटीए के नेगोशिएशंस में, उसकी वार्ताओं में शामिल करना जरूरी है। और क्योंकि जब एफटीए में फार्मा स्पेसिफिक प्रोविजंस होंगे, प्रावधान डाले जाएंगे, तो भारतीय कंपनियां उनका लाभ लेकर उस रास्ते से उन देशों के बाजारों में पहुंच सकेंगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि भारत जेनेरिक दवाओं में बड़ी ताकत है, बेचता है, और जो हाई एंड दवाएं हैं वो भारत में इंपोर्ट होती हैं। तो दूसरी बात ये भी कही गई है कि अगर भारत में हाई एंड दवाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा तो इसके लिए भी नया बाजार खुलेगा। ये वो एक जद्दोजहद है जो सरकार के भीतर काफी समय से चल रही है, जो दिखा रही है फार्मा को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में भी खासा टकराव हमने 2 साल में देखा था, जब भारत की फार्मा कंपनियों पर दवा बेचने को लेकर अतिरिक्त ड्यूटी लगाने की धमकी बार बार डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी, और उसका असर भारतीय बाजार पर हुआ था, स्टॉक्स गिरे थे। अब जब ये डील हो रही है तो इस रोशनी में भी ये देखना होगा कि क्या भारत इस डील में अमेरिका के साथ कुछ हासिल कर पाता है, फार्मा कंपनियों को लेकर कुछ खास प्रोत्साहन या कुछ खास उपाय। क्योंकि ये जो बैरियर्स हैं जिनमें कि सीधे ड्यूटी नहीं लगाई जाती, कभी सुरक्षा के नाम पर, कभी दवाओं के पंजीकरण के नाम पर अपने बाजार में नहीं जाने दिया जाता भारत की दवाओं को उसे रोकना जरूरी है। भारत सरकार को भी ध्यान देना होगा कि हाल में दवाओं की मिलावट के बाद जो भारत के कई मामले आए और निर्यात की गई दवाओं में भी मिलावट के जो मामले आए हैं, उससे भारत की जो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड वाली छवि है उसको खरोंचे भी लगी हैं। सरकारी तेल कंपनी ओएनजीसी वेनेजुला की 2 ऑयल फील्ड्स को खरीद सकती है। इसके लिए वेनेजुला की सरकारी तेल गैस कंपनी पीडीवीएसए के साथ ओएनजीसी की बातचीत चल रही है, क्योंकि वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका ने गिरफ्तार किया हुआ है और वेनेजुला में अब अमेरिका की दखल बढ़ गया है। ऐसे में ओएनजीसी वेनेजुला में ऑयल फील्ड की खरीद के लिए अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट से मंजूरी के लिए भी बात कर रहा है। सर, सवाल यह कि ओएनजीसी ने पहले भी इस तरह के डील्स की हैं, उनका क्या हुआ? 2 हिस्सों में समझना जरूरी है और ये बेहद दिलचस्प खबर है। पहला तो ये कि ऑपरेशनली अगर आप देखें, व्यवहारिक रूप से वेनेजुएला के फैसले अब अमेरिका में हो रहे हैं, वाशिंगटन में हो रहे हैं। यानी वेनेजुएला में किसी भी निवेश करने वाली कंपनी को अमेरिका के जरिए जाना पड़ेगा, हालांकि वेनेजुएला एक स्वतंत्र देश है। ये बड़ा बदलाव है ग्लोबल सिस्टम के सेटअप में और फैसलों में कि एक स्वायत्त देश के, एक स्वाधीन देश के, सॉवरेन कंट्री के आर्थिक फैसलों पर नियंत्रण अमेरिका का है। दूसरी बात है कि ओएनजीसी वहां फिर वो करने जा रही है जिससे पहले किया था उसके जवाब नहीं मिले हैं। ओएनजीसी विदेश दरअसल वेनेजुएला में फंसी हुई है। आप कह सकते हैं कि उस समय फंसी थी जब वेनेजुएला में मादुरो की सरकार थी और अर्थव्यवस्था ठीक नहीं थी, पर वास्तविकता यह है कि ओएनजीसी विदेश करीब 40% की हिस्सेदारी सैन क्रिस्टोबाल फील्ड में रखती है और 11% की हिस्सेदारी जो काराबोबो 1 प्रोजेक्ट है, ये पेट्रो काराबोबो प्रोजेक्ट है, इसमें रखती है। ये वेनेजुएला में ओएनजीसी का पुराना निवेश है, जिसमें पीडीवीएसए के साथ भी, रेस्पॉल के साथ भी है, और इसमें भारत में की कंपनियों में आईओसी और ऑयल इंडिया भी हिस्सेदार हैं। क्योंकि यूएस ने, अमेरिका ने लंबे समय से सैंक्शन लगा रखे थे, तो भारत को इस निवेश पर कुछ नहीं मिला। ना तो तेल मिला है, ऑयल इक्विटी की डील होती है जिसके बदले तेल मिलता है, आप निवेश करते हैं, तेल क्षेत्र में हिस्सेदारी लेते हैं और उससे जो तेल निकलता है वो आपके पास वापस आपके देश में आता है। $356 मिलियन में क्रिस्टोबाल की स्टेक ली गई थी, जो आंकड़े बताते हैं, और ये सिग्नेचर पेमेंट था। और ओएनजीसी को बहुत लिमिटेड एक्सेस में मिल पाई थी क्योंकि प्रतिबंध थे और वहां से तेल लाना मुश्किल था। तो ऑपरेशनली अगर देखा जाए तो वेनेजुएला में ओएनजीसी फंस चुकी है अपना निवेश ले जाकर, भारत का निवेश ले जाकर, और कोई बड़ा फाइनेंशियल लाभ नहीं दिखाई दिया है। बल्कि तेल उद्योग में कहा जाता है कि वेनेजुएला ओएनजीसी की बैलेंस शीट के ऊपर एनपीए के तौर पर बैठा हुआ है, जिसमें काफी पैसा फंसा हुआ है। और इसलिए तमाम चर्चाएं हैं ऑयल इंडस्ट्री में इसको लेकर, ये नई पहल फिर से होने जा रही है
कल अगर वहां कोई परिस्थिति बदलती है या वहां नई सरकार आती है तो वो इन सौदों का, फैसलों का क्या करेगी, ये देखने वाली बात होगी। पर अंदर खाने ये भी चर्चा है कि चूंकि अमेरिका की गारंटी के साथ ही निवेश होंगे तो शायद ओएनजीसी के लिए परिस्थिति बनेगी। ओएनजीसी अपने पिछले निवेश को कैसे चैनलाइज करेगी, निकालेगी, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। वैसे भारत ने वेनेजुएला से तेल का आयात तो शुरू कर ही दिया है। अमेरिका और भारत की डील की चर्चाओं के बीच से पहले, मतलब डील फाइनल होने से पहले ही वेनेजुएला का तेल भारत में आने लगा। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर अब एयर इंडिया का कामकाज भी देखेंगे। एयरलाइंस में नए सीईओ की नियुक्ति तक एन चंद्रशेखरन हर हफ्ते एयरलाइन के कामकाज का रिव्यू करेंगे। उन्होंने एयरलाइन के फ्लाइट ऑपरेशन, कॉमर्शियल स्ट्रेटजी और फाइनेंस डिवीजन को साप्ताहिक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। वित्त वर्ष 2026 के दौरान एयर इंडिया को 27,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। सर, अब क्यों एयर इंडिया का कामकाज देखने जा रहे हैं एन चंद्रशेखरन? वे कैसे कामकाज करेंगे? और सिंगापुर एयरलाइंस ने भी कामकाज पर अपना कंट्रोल बढ़ाया है, उसका क्या हुआ? किस्सा शुभम शुरू होता है टाटा सन्स की बोर्ड बैठक से। अगर आपको याद हो, हम टाटा सन्स की बोर्ड बैठक पर जब चर्चा कर रहे थे ना, तो हमने आपको बताया था कि जो प्रबंधन है वो एयर इंडिया की खराब स्थिति से, एयर इंडिया की आर्थिक चुनौतियों से पूरी तरह परेशान है। जो प्रमुख प्रोजेक्ट हैं जिनमें टाटा की पूंजी भी फंसी हुई है, सिंगापुर एयरलाइंस की भी पूंजी फंसी हुई है, उनमें एयर इंडिया है। विस्तारा के मर्जर के बाद एयर इंडिया की परिस्थितियां ठीक नहीं हुई हैं, भारी घाटे हैं कंपनी में, और गवर्नेंस के भी तमाम सारे इश्यूज इस कंपनी में दिखाई दे रहे हैं। चंद्रशेखरन का आना एक बड़ा संकेत है कि टाटा समूह अब सीधे इस कंपनी पर अब में प्रोफेशनल सीईओ के आने तक नियंत्रण करेगा, क्योंकि घाटे बढ़ रहे हैं और कुछ परिस्थितियां भी एविएशन इंडस्ट्री के पक्ष में नहीं है। भारत से यूरोप जाने के लिए एयर स्पेस का बैन है, पाकिस्तान पर जेट फ्यूल की कीमतें बढ़ी हैं, भारत में फ्लाइट्स कम करनी पड़ी हैं, पूरी दुनिया में फ्लाइट कम करनी पड़ी हैं। दो चीजें महत्वपूर्ण दिख रही हैं कि एक तो ये कि जो प्रमुख ऑपरेशंस हैं उनको अब डे टू डे रिव्यू किया जाएगा। इसमें खासतौर से फाइनेंशियल हिस्से को एन चंद्रशेखरन देखेंगे, वित्तीय कमाई को, जबकि ऑपरेशनल मामले में सिंगापुर एयरलाइंस की भूमिका काफी पहले से ही बढ़ चुकी है। सिंगापुर एयरलाइंस कॉकपिट में बैठी हुई है। तो अगर आप माने कि एयर इंडिया के कॉकपिट में अब 2 पायलट हो गए, एक सिंगापुर एयरलाइंस कंपनी के में और दूसरे टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन। तो एक तो सिंगापुर एयरलाइंस है जो बाकी सेफ्टी, डेली ऑपरेशंस, फ्लाइट मेंटेनेंस और टाइम और बाकी चीजें जिनके लिए सिंगापुर एयरलाइंस जानी जाती है अपनी एफिशिएंसी के लिए, उस एफिशिएंसी पर काम करेगी। उसकी ऑपरेशनल लोड बढ़े हुए हैं क्योंकि सिंगापुर एयरलाइंस की 25% हिस्सेदारी है एयर इंडिया में। और दूसरी तरफ जो गवर्नेंस के हिस्से हैं और जो कंपनी के फाइनेंसेस के हिस्से हैं, इन्हें टाटा समूह देख रहा है और इनमें टाटा समूह सीधे दखल करेगा। तो अब ये रिव्यू महत्वपूर्ण होने वाले हैं आने वाले दिनों में। इन रिव्यू की रिपोर्ट क्या आती है, इससे पता चलेगा कि एयर इंडिया के भविष्य को लेकर क्या फैसले होंगे। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट का क्विक कॉमर्स डिवीजन फ्लिपकार्ट मिनट तेजी से अपना विस्तार कर रहा है। साल भर में फ्लिपकार्ट मिनट ने 130 शहरों में लगभग 1000 सेंटर खोले हैं, यानी हर महीने करीब 100 सेंटर खुल रहे हैं। कंपनी मुख्य तौर पर टियर 2 और टियर 3 शहरों में विस्तार कर रही है और कंपनी का लक्ष्य 180 शहरों तक पहुंचकर कुल स्टोर्स की संख्या बढ़ाकर 1500 करना है। सर, सवाल यह है कि फ्लिपकार्ट मिनट्स का प्लान क्या है? छोटे शहरों में विस्तार कॉमर्शियली क्यों बेहतर लग रहा है कंपनी को? ये एक पैराडॉक्सिकल या असंगत स्टोरी है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि जेप्टो, ब्लिंकिट, इनकी सबकी यूनिट इकोनॉमिक्स यानी इनकी लागत और इनके रिटर्न इनके पक्ष में नहीं है, लेकिन इसके बाद भी बाजार तो मौजूद है, तो फ्लिपकार्ट इससे पीछे नहीं रहना चाहती। तो फ्लिपकार्ट ने बड़े शहरों में जहां लागत ज्यादा है उसे कम करने के लिए छोटे शहरों में विस्तार किया है और पहली बार इतने फोकस ढंग से। हालांकि जेप्टो भी थोड़ी बहुत कोशिश में है, ब्लिंकिट भी कोशिश करता है, इंस्टामार्ट भी करता है, लेकिन टियर 2 और टियर 3 सिटी में को फोकस करते हुए फ्लिपकार्ट ने अपने डार्क स्टोर को और अपने नेटवर्क को बढ़ाने का फैसला किया है। करीब 800 डार्क स्टोर्स खोले जाने की तैयारी है। 30 से ज्यादा शहरों में नेटवर्क फैला दिया गया है। कोशिश ये है कि शायद मुनाफे निकाल लिए जाएं छोटे शहरों से, लेकिन छोटे शहरों की अपनी चुनौतियां हैं। वहां पर जो ऑर्डर की साइज है वो कम है, फिर भी फ्लिपकार्ट इस बाजार से बाहर नहीं रहना चाहती, ऐसा दिखता है। राजेश एक्सपोर्ट में 15 लाख करोड़ का घोटाला सामने आने के बाद कंपनी के शेयर में बेनामी ट्रांजैक्शंस और फेमा के उल्लंघन के आरोप लगे हैं और इन्हीं आरोपों के सिलसिले में मंगलवार को राजेश एक्सपोर्ट के दफ्तरों पर ईडी की छापेमारी हुई है। कुल 9 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की है। ईडी के रडार पर कंपनी की तरफ से अफ्रीका की गोल्ड माइन में हुआ 1000 करोड़ रुपए का निवेश भी शामिल है। सर, ईडी को राजेश एक्सपोर्ट पर अब क्या शक लग रहा है?
देखिए, सेबी की जांच आगे बढ़ रही है। हमने आपसे पहले भी कहा था कि राजेश एक्सपोर्ट्स का मामला अपने तरीके का अजीबोगरीब और अनोखा मामला है। ये पुराने पैटर्न से निकल कर आता है, जैसे पैटर्न ने भारत में देखे हैं। अब ये बात सिर्फ इसकी नहीं है कि कंपनी ने अपने अकाउंट्स में प्रॉफिट छिपाया या सही कारोबार छिपाया। इसके बाद बेनामी शेयर डील्स की और फेमा के मामले भी बने और ईडी की जांच इसीलिए शुरू हुई। बेंगलुरु और मुंबई में 9 स्थानों पर रेड चली है। कंपनी और प्रमोटर्स दोनों के यहाँ रेड हुई है। ये सबसे बड़ा शक इस बात पर है कि करीब 3,000 करोड़ रुपए का जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं गोल्ड इंपोर्ट के खिलाफ, उन्हें कहीं ना कहीं सिस्टम्स में छिपाया गया है और इसमें फेमा के उल्लंघन का मामला बनता है। गोल्ड इन्वेंट्री में बड़ा मिसमैच मिला है, जो बात पहले से चर्चा में बनी रही है। फिजिकल स्टॉक और जो बुक्स में दिखाया गया स्टॉक, उनमें 40% का अंतर बताया गया है। अफ्रीका के ऑफशोर इन्वेस्टमेंट भी फेमा की रोशनी में निगाह में होंगे, जांच पड़ताल में होंगे। सेबी के ऑर्डर के बाद हमने बताया भी था इस चर्चा में कि अब बाकी एजेंसियां इस पर सक्रिय होंगी और ये आने वाले दिनों में ये जांच राजेश एक्सपोर्ट्स की जो बाहर विदेश में मौजूद कंपनियां हैं उन वहां तक भी पहुंचेगी। भारत और अमेरिका के बीच होने वाली ट्रेड डील पर बातचीत के लिए अमेरिकी दल भारत पहुंचा हुआ है और डील में अमेरिका से भारत प्रेफरेंशियल एक्सेस सनसेट क्लॉज की मांग कर रहा है। अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि डील फाइनल होने के बहुत ज़्यादा करीब है। दोनों पक्ष चाहते हैं कि डील 24 जुलाई से पहले फाइनल हो जाए। 24 जुलाई तक दरअसल अमेरिका ने भारत से इंपोर्ट पर रियायती टैक्स दर लगा रखी है। सर, डील को लेकर क्या संभावनाएं लग रही हैं? डील लागू होने को लेकर क्या कोई डेडलाइन दिख रही है आपको? 2 डेडलाइंस है। पहली डेडलाइन जो भारत देख रहा है और दूसरी डेडलाइन जो अमेरिका देख रहा है। अमेरिका जिस डेडलाइन को देख रहा है वो 24 जुलाई वाली डेडलाइन है। अभी 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। 301 की जांच चल रही है जिसके नतीजे भी आने हैं, और दूसरा भारत की तरफ से सनसेट क्लॉज की मांग की गई है, जैसा कि यूरोपियन यूनियन की संधि में है कि ये संधि अपनी समय पूरे होने के बाद अपने आप नहीं बढ़ेगी, इसे आगे बढ़ाया जाएगा। भारत की तरफ से ये देखने की कोशिश की जा रही है कि जो मामला अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की इस टैरिफ पॉलिसी के खिलाफ कोर्ट में चल रहा है, उसके नतीजे क्या आने वाले हैं, क्योंकि वो एक टाइम जोन है जो टाइम जोन जुलाई और अगस्त के बीच में आ रहा है। अमेरिका की कोशिश है कि उससे पहले ये फैसला हो जाए, किसी तरह से एक अंतरिम डील पर दस्तखत हो जाए। बाकी जो मुद्दे हैं वो मेज पर रखे हुए हैं। उनमें फिलहाल जो संकेत हैं कि केवल बुनियादी जो सहमतियां हैं, जिन सहमतियों पर भारत ने $500 बिलियन की परचेज और क्रूड और गैस की खरीद, इन सबको सहमत किया था और इसके बदले भारत को जो रियायतें मिली थी वो इसमें शामिल की जाएंगी। लेकिन 2-3 डेडलाइंस को करीब से निगाह में रखने की जरूरत है, खासतौर से अमेरिका में जो अदालत में मामला चल रहा है उस पर अगर कोई फैसला आता है तो भारत उतना अब सक्रियता के साथ या उतनी उत्सुकता के साथ इसे पुश नहीं कर रहा है। कैलेंडर को धीमे धीमे आगे खिसकाने की कोशिश हो रही है। चीन ने सुपर कंप्यूटर के मामले में अमेरिका को पछाड़ दिया है। सुपर कंप्यूटर्स को लेकर जर्मनी के हमवर्क में साल में 2 बार जारी होने वाली रैंकिंग के मुताबिक चीन के लाइन शाइन कंप्यूटर सिस्टम ने अमेरिका के अल कैप्टन सिस्टम को पछाड़ दिया है। लाइन शाइन सिस्टम को दुनिया का सबसे ताकतवर सिस्टम कहा गया है। सर, ये रेस किस दिशा में जा रही है सुपर कंप्यूटर की? यह बेहद दिलचस्प रेस है और इसे समझना लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर्स और एआई दोनों पैरेलल डेवलप हो रहे हैं। हालांकि एआई वाला सुपर कंप्यूटर नहीं है, पर इस सुपर कंप्यूटर की जो खास बात है, जो कि हमवर्क की रिपोर्ट में आया, टॉप 500 की जो लिस्ट थी उसमें आया है, और यूएस का जो एल कैप्टन है, जो लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी ने बनाया वो पिछड़ गया है। उसकी खास बात यह है कि चीन का ये सुपर कंप्यूटर पूरी तरह डोमेस्टिक चिप्स पर बना है और अपनी जो टेक स्वतंत्रता है चीन की, उसके आधार पर बनाया गया है। लाइन शाइन लोकली डिजाइन चिप का इस्तेमाल करता है, स्टैंडर्ड माइक्रो प्रोसेसर्स का इस्तेमाल करता है, यूएस के जीपीयू का इसमें इस्तेमाल नहीं है। और यह माना जा रहा है कि बीजिंग इस सुपर कंप्यूटर के साथ चिप डिजाइन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की कोशिश करेगा, और ये उसकी जो चिप डिजाइन को लेकर जो तकरार चल रही है अमेरिका के साथ, तरह तरीके की तकनीकों को पर प्रतिबंध की, उसके लिए एक नया मॉडल, एक नया तरीका खोलेगी। ये जो लेटेस्ट टॉप 500 लिस्ट आई है उसमें चीन का जो परफॉर्मेंस है, चीन के सुपर कंप्यूटर का परफॉर्मेंस है, ये पूरी दुनिया में सुपर कंप्यूटिंग की रेस और उसमें निवेश को बढ़ावा देगा। लेकिन अभी इसका एआई ओरिएंटेशन, इस कंप्यूटर का एआई ओरिएंटेशन होना बाकी। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को लेकर चल रही बातचीत को दोनों पक्षों की तरफ से आने वाले बयान एक जैसे नहीं बता रहे हैं।
मंगलवार को अमेरिका की तरफ से दावा किया गया था कि ईरान अपने हथियारों की जांच कराने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान की तरफ से इन दावों को गलत बताया गया। मंगलवार को ईरान की तरफ से कहा गया कि ईरान और ओमान होर्मुज के प्रबंधन पर स्टडी करेंगे, लेकिन अमेरिका ने कहा कि होर्मुज में किसी तरीके की टोल वसूली को मान्यता नहीं दी जाएगी। सर, सवाल यह है कि परमाणु हथियारों और होर्मुज को लेकर दोनों पक्षों की अलग अलग राय क्यों निकल कर आ रही है? बातचीत चल रही है लेकिन कोई भी समझ नहीं पा रहा है, समझा नहीं पा रहा। शायद दोनों अपनी अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं। न्यूक्लियर को लेकर बड़े दिलचस्प और क्लेम है। अमेरिका ने ये कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी कहा, जेडी वांस वाइस प्रेसिडेंट ने भी कहा कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की पूरे ईरानी न्यूक्लियर व्यवस्था की जांच करने का, देखने की छूट मिलेगी। खासतौर से जो वेपन रिलेटेड न्यूक्लियर एक्टिविटी है, आईएए उसकी पड़ताल करेगी। और उन्होंने कहा कि ये बातचीत का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। ईरान ने इसको साफ साफ डिनाई कर दिया और एक कहा कि इनरिचमेंट का इंस्पेक्शन करने की छूट आईएए को नहीं दी जाएगी। वो केवल जो मौजूदा प्रोसीजर है उसके तहत अपने नियमों का पालन करेगा। तो थोड़ा तो खिड़की खोली ईरान ने, लेकिन पूरी तरह से वैसा नहीं हुआ है। ईरान ने दोहराया है कि न्यूक्लियर इनरिचमेंट के उसके जो कार्यक्रम है वो उसके सॉवरेन कार्यक्रम है और इन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ठीक इसी तरह से होर्मुज की परिस्थिति है। होर्मुज की रीओपनिंग को लेकर दोनों तरफ से अलग अलग बात है। अमेरिका का खुला दावा है तो होर्मुज पूरी तरह खुल गई है। सीज फायर के बाद होर्मुज पर कोई बाधा नहीं है, लेकिन जैसा हमने आपको कल भी कार्यक्रम में बताया था, इससे पहले भी बताया था कि जो शिपिंग कंपनियों के अकाउंट्स हैं, जो ग्लोबल शिपिंग एग्रीगेटर्स हैं, वो ये बता रहे हैं कि तेहरान ने जहाज की जो शिपिंग कंपनियां हैं उनके रजिस्ट्रेशन का, उनसे ब्यौरा मांगने का, उनको होर्मुज से गुजरने पर तमाम पंजीकरण कराने की शर्तें अभी भी कायम रखी हैं। चलिए, तो ये था हमारा आज का बोनस पॉइंट। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थोड़ी देर बाद आपसे मिलेंगे क्लियर कट में, जहां आज जेपी ग्रुप का साम्राज्य, कैसे कंक्रीट का साम्राज्य मलबे में खत्म हो गया, मलबा हो गया आप ये कह लीजिए, कैसे डूबा जेपी, कैसे तमाम एसेट्स बेची गई, किन किन लोगों ने कौन सी एसेट खरीदी, कैसे एक टाइम पर बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट, यमुना एक्सप्रेसवे, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, हाईवेज, हाउसिंग सोसाइटीज़, पावर प्लांट्स, सीमेंट प्लांट्स, जहां देखिए जेपी 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 था। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ, कौन सी वो गलतियां हुई, कौन सा वो असर हुआ जिसकी वजह से आज ये खबर आ रही है कि जेपी एसोसिएट्स शेयर बाजार से डीलिस्ट हो रहा है। जी हाँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के शेयरों की ट्रेडिंग हटाई जा रही है, बंद की जा रही है। शेयर होल्डर्स को क्या मिला? जिन्होंने इतना एम्पायर देखा, आखिर उनके हाथ में अंत में आया क्या? क्या लेसन्स जेपी की कहानी दरअसल इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को देकर जा रही है? आज ये समझेंगे और जेपी ग्रुप का शुरू से लेकर अब तक का पूरा किस्सा समझेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्टॉक मार्केट में आप पैसे लगाते हैं? यार लगाता था, लेकिन इतना लॉस उठाया कि सब बंद कर दिया। गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो? हाँ, मेरे पास 4 गोल्ड ETF है। 4 गोल्ड ETF, दोस्तों की सलाह पर ट्रेडिंग में नुकसान। अरे बाप रे, कभी किसी की टिप पर खरीद लिया, कभी फोमो में एंट्री ले ली और फिर लॉस ही लॉस। बार बार नुकसान कॉन्फिडेंस को डाउन करता है और हर ट्रेड के साथ मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ता है। लेकिन सवाल ये है, क्या दिक्कत मार्केट में है या आपकी स्ट्रैटेजी में? अगर आपको भी समझ नहीं आता कब खरीदे, कब बेचें और रिस्क को कैसे मैनेज करें, तो ये अमर उजाला द बोनस और कमोडिटी समाचार का फ्री वेबिनार सिर्फ आपके लिए है। आपको गाइड करेंगे सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट अंकित कपूर, जो बताएंगे गलतियां कैसे रोकें, सही डिसीजन कैसे लें, ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे मजबूत करें और मार्केट को समझने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है। तो मार्केट से डरना बंद और सीख कर आगे बढ़ना शुरू। तो 4 जुलाई से हमारे इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए 8006007616 नंबर पर रजिस्ट्रेशन कराएं। Investments in securities and commodities markets are subject to market risks. Read all relevant documents carefully before investing.